सी रिएक्शन चल रही थी, फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन चल रही थी। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। और फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो डायरेक्टली फोटो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। उनमें क्या करता है, अपन बाहर से कुछ सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं, वो सब्सटेंस क्या करता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिखाया था फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का, और मैं कितनी बढ़िया बात कर रहा था तुमसे कि CO2 और H2O एनवायरनमेंट में खूब अमाउंट में प्रेजेंट है। साथ में कौन प्रेजेंट है बेटा, अल्ट्रावायलेट लाइट है या लाइट प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली, वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो डायरेक्टली किसको एब्जॉर्ब कर ले बेटा, लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन उस लाइट रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके उसे किसको ट्रांसफर करता है, वाटर मॉलिक्यूल को। वाटर मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से, और फिर अपना किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। संडे नाइट के एंजॉय लिए पूरे, इसका मतलब है कि सैटरडे नाइट के कुछ भी याद पढ़ाई पता एंजॉय कब किए जाते हैं, जब जॉब हो शानदार सी, 6 डे 5 डे वीक सैलरी हो 4-5 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसको शुक्रवार की शाम से शुरू हो जाओ, शनिवार तक पढ़ाओ से बढ़िया संडे तक। देखो यहाँ दो स्पीशीज होती हैं, एक तो डोनर स्पीशीज होती है और एक कौन सी स्पीशीज होती है, एक्सेप्टर। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्लियर है यहाँ तक की बात। देखो क्लोरोफिल वाला एग्जांपल देखो अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में आप सभी क्लोरोफिल वाला एग्जांपल देखो। देख गया, क्लोरोफिल ने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्व किया है, तो इसको एक्सेप्टर मत मानना पहली बात तो। लेकिन बाद में ये किसको क्या कर रहा है, एनर्जी को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, डोनर है। क्लोरोफिल तो किसकी तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह। अच्छा एक्सेप्ट किसने किया है, वाटर मॉलिक्यूल ने। क्लियर है यहाँ तक? तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर डोनर वो है जो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और दूसरे को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। देखो स्टार्टिंग में डोनर, जीरो का मतलब कौन सी स्टेट में होता है बेटा, ग्राउंड स्टेट में होता है। अपन याद करो जेवलॉन्स्की डायग्राम, जेवलॉन्स्की डायग्राम में अपन ने पढ़ा था ना, सबसे नीचे कौन सी स्टेट थी, S0। S0 को अपन ने किया था ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले मेरा जो डोनर है, ठीक है समझ में आ गई, मेरा जो क्लोरोफिल है वो कैसी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, अर्थात इस समय इट मींस इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी टाइप ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या किया था, याद करो, अपन ने नीचे आग लगा दी थी, आग लगाने के बाद उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, और एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा वो कौन सी स्टेट में चला गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूं, ये क्या आ गया, 1D। ठीक है। फिर इस 1D ने क्या किया था बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर चले गए थे, और ऊपर नीचे के बाद जाने के बाद इन्होंने दो प्रोसेस किए थे, या तो IC किया था सेम से सेम में, या दूसरा कौन सा किया था, ISC किया था सेम से डिफरेंस में। तो ये ISC प्रोसेस करता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है, इसका मतलब ये सिंगलेट से किस में चला जाएगा, ट्रिपलेट में चला जाएगा। अब ये चला गया ट्रिपलेट स्टेट में। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद एक ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद डोनर। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर आपको जेवलॉन्स की याद है, मैं बंद हो गया, अगर आपको जेवलॉन्स की याद है तो रहने दो, इतना रहने दो, हो रहा है बंद हो रहा है। अगर आपको जेवलॉन्स की याद है तो आप एक चीज याद करो, अपने माइंड में रिवाइज करो कि कभी भी डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में गया था क्या, नहीं गया था। पहले ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में गया था, ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में गया था, सिंगलेट स्टेट में जाने के बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके किस में आया था, ट्रिपलेट स्टेट में आया था। अभी आ जाता है ट्रिपलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद इस समय जो मेरा एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है मेरा, वो किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में, उसको ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो ये डोनर है, ये तो फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और जो एक्सेप्टर है वो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट भी कौन सी, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आया हुआ ये एक्सेप्टर, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अपना वाटर आ गया था ना, एग्जांपल समझो मेरी बात को, क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफर कर दी, वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दी। और वाटर मॉलिक्यूल ने किसके साथ रिएक्शन की, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ, प्लस रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये है इस रिएक्शन की क्या है बेटा, मैकेनिज्म है। अब देखो सुनो, इस रिएक्शन में दो साइट है दो साइट कौन कौन सी हैं, एक तो डोनर साइट है और एक कौन सी साइट है, एक्सेप्टर साइट। साफ दिखाई दे रही है बेटा आपको,
एक साइड तो कौन सी है आपकी, डोनर साइड है, और एक कौन सी साइड है आपकी, एक्सेप्टर साइड है। डोनर साइड है, इस समय 0D लिख दूं इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। और जो मेरा एक्सेप्टर है उसको अभी क्या लिख दूं, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब अगर आपको ये सारे स्टेप्स याद हैं, और याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, अगर ये सब समझ में आ गए तो अपन अपने आप डायग्राम बना लेंगे। डोनर है, डोनर ने क्या किया बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस स्टेट में चला गया, 1D में। क्लियर है यहाँ तक की बात, किसमें चला गया, 1D में चला गया। 1D वाला क्या करेगा फिर बेटा, अपने अंदर से ISC प्रोसेस करेगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेगा, और ISC करके कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में। याद करो, T1 की एनर्जी और S1 की एनर्जी, किसकी एनर्जी कम है, जेवलॉन्स की, याद नहीं क्या इसका आंसर, T1 की। वेरी गुड, मैंने बताया था ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी ऑफ S1 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T1, एनर्जी ऑफ S2 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, सिंगलेट स्टेट में चला गया। सिंगलेट स्टेट से वापस क्या करेगा बेटा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेगा, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके किस में आ जाएगा, 3D में आ जाएगा। 3D से वापस किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब ये 3D से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये जो सर्टेन अमाउंट की क्वांटीकृत क्वांटाइज एनर्जी होती है, इसको एक्सेप्टर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक्सेप्टर इसको एब्जॉर्ब करके, एक्सेप्टर इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके किसमें चला जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में। तो ये कौन सी होगी आपकी, ट्रिपलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट से थोड़ी सी ऊपर कौन सी होगी, सिंगलेट एक्सेप्टर स्टेट। देख लो, समझ में आ गई बात। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, और ये इस रिएक्शन का डायग्राम है, ठीक है। पेपर में अगर आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन, तो आपको जो थ्योरी लिखाऊंगा वो तो लिखनी है। और अगर फिर भी अगर उस थ्योरी में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो कोई समस्या नहीं है, आपको ये मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, और मैकेनिज्म के साथ ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। देखो आया समझ में, दोबारा बताऊं, दिखाओ दो, दिखाना शुरू करो, पक्का है ना। चलो, अब जिसको जेवलॉन्स की याद है ना बेटा, वो तो कर लेगा। अब जिसको याद नहीं है ना, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मेरे पास क्या, ब्रह्मा जी के पास नहीं है। हेडिंग लिखाई थी कुछ, क्या लिखाई थी सरकार, कुछ नहीं लिखाई थी, लिखो मैकेनिज्म ऑफ, हेडिंग लिखो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने स्टार्टिंग में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कितने टाइप की रिएक्शन देखी थी, दो टाइप की रिएक्शन देखी थी, कौन कौन सी। एक तो वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी, लाइट रिएक्शन, और एक वो रिएक्शन जो लाइट की एब्सेंस में हो रही थी, वो डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से रखना, ये क्या है, कुछ पूछ लेते हैं इस टॉपिक को। अगर अगर थर्मल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच कैन चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन खुद चेंज नहीं होते, स्टार्टिंग में जैसे होते हैं लास्ट में भी वैसे ही रहते हैं। सेम इन दीज रिएक्शन, जो फोटोसेंसिटाइजर सब्सटेंस होते हैं वो स्टार्टिंग में जैसे होते हैं लास्ट में ही वैसे मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को दूसरे को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। अब देखो कितना अच्छा सिस्टम समझ में आ रहा है, अगर तुम कोशिश करो तो। CO2 को इस अमाउंट की एनर्जी चाहिए, लेकिन इस अमाउंट की एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती जो लाइट फोटो में उसमें सन में प्रेजेंट हो। लेकिन क्लोरोफिल क्या करता है, इस एनर्जी को उस अमाउंट में ले आता है और इसको दे देता है, और जैसे ही इसको देता है वैसे रिएक्शन होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। लिखो, इन फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस, इन फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन, इन फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन, फोटोसेंसिटाइजर, in photosensitizer reaction, photosensitizer does not participate in the reaction, does not participate in the reaction, does not participate in the reaction, but these are behave as a, but these are behave as a energy carrier, but these are behave as a energy carrier.
नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोसेंसिटाइजर, आंसर देना है ना, समझ में आ गया हो तो, फोटोसेंसिटाइजर इज बिहेव एज ए, फोटोसेंसिटाइजर इज बिहेव एज ए, बताना डोनर या एक्सेप्टर, वेरी गुड, इज बिहेव एज अ डोनर, is behave as a donor while reactant molecule, while reactant molecule should be behave as a acceptor, exactly, while reactant molecule should be behave as a acceptor, लिख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके, एक सेकंड, एक काम करो तुम ना, ये मैकेनिज्म लिखो पहले तो, ये यहां से यहां तक, और डी फॉर क्या है, डोनर, एंड ए फॉर एक्सेप्टर। लिख ली मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिखने के बाद डायग्राम बनाओ, बना लिया, चलो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो लिखिए आप सभी, फर्स्टली, फर्स्टली डोनर मॉलिक्यूल, फर्स्टली डोनर मॉलिक्यूल will be present in ground state, will be present in ground state, which will be absorb the energy, which will be absorb the energy, which will be absorb the energy, and goes to, and goes to singlet excited state, and goes to singlet excited state, क्लियर है यहाँ तक की बात, किस में आ गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आ गया, देन बाय द, then by the ISC process, then by the ISC process, it will be, it will be reduce, it will be reduce some amount of energy, it will be reduce some amount of energy, and goes to, and goes to triplet excited state, and goes to triplet excited state, which is represented by 3D, तो ऐसे लिखना 3D, इस तरीके से आप सभी, which is represented by 3D, लिख लिया, ठीक है, then it will be comes to, it will be comes to ground state, it will be comes to ground state after the emission of energy, after the emission of energy, after the emission of energy in the form of,
इन द फॉर्म ऑफ, बताना यार किस फॉर्म में निकल रही है एनर्जी, थर्मल या रेडिएशन? एग्जैक्टली यही तो पूछ रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देन दिस एनर्जी शुड बी, then this energy should be absorbed by the, then this energy should be absorbed by the acceptor molecule, should be absorbed by the acceptor molecule, should be absorbed by the acceptor molecule, and acceptor molecule, and acceptor molecule direct goes to, और लिखना मत, ऑप्शन दे रहा हूँ, आंसर देना, डायरेक्ट गोज टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, वेरी गुड, गोज टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, वेरी गुड, गोज टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। then acceptor should be, then acceptor should be form activated state, should be form activated state, which will be react with, which will be react with another molecule, which will be react with another molecule, and then product should be formed, and then product should be formed, and then product should be formed। ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट यूनिट देखो, ठीक है, सबसे सिंपल, सबसे इजी यूनिट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, देखो यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड का नाम है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट भी कौन सी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और नेक्स्ट ईयर अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मास्टर्स करते हो तो आपको फोर्थ पेपर मिलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीन तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हो जाते हैं। फिजिक्स में भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी चलती है, और जिन तुमने फिजिक्स में है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैथ्स किस किस पे है? सोच रहे मैथ ही है क्या? कल बायो आयो तो नहीं है? मैथ में क्वांटम नहीं है, क्वांटम कौन सा पेपर है क्वांटम वाला? अरे यार फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, तो पूछ रहा हूँ। फर्स्ट है, क्वांटम के साथ स्पेक्ट्रो नहीं है? अच्छा अभी पढ़ी नहीं है, तो जो क्वांटम वाली बुक है ना तुम्हारी, उस क्वांटम वाली बुक में ही क्या है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हो, यहाँ खत्म हो गई है? सही है, बहुत सही है बेटा। देखो सुनो, हाँ कंप्लीट है, हाँ जी, फोटो केमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो सुनो, मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एडवांस ब्रांच है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एडवांस ब्रांच है, और इसका यूज सबसे ज्यादा मेडिकल साइंस में होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका सबसे ज्यादा यूज किस में होता है, मेडिकल साइंस में। जो अपनी मेडिसिन, मतलब मेडिकल शॉप होती है, अपन उसको केमिस्ट शॉप भी तो कहते हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हो। बहुत से लोग अपन, और कई जगह लिखा होता है फार्मेसी, कई जगह लिखा था केमिस्ट। तो जैसे जैसे केमिस्ट्री ने डेवलपमेंट किया है, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ उसके पैरेलली इसने डेवलपमेंट किया मेडिकल साइंस। समझ में आ गई यहाँ तक कि स्टार्टिंग में अप्रोक्स 1990 तक, एक दिन मैं आपको बता रहा था, जब तक रशिया और चीन, जो अब तक अपना वर्ड बाइपोलर था, बाइपोलर मतलब वर्ड में टू पावर्स थी बड़ी बड़ी, ठीक है ना, दो भाई थे, दोनों भाई भाई थे, लेकिन आपस में भाई भाइयों की बनती नहीं थी। क्लियर है, एक तो अमेरिका था और एक रशिया था। तो 1990 तक पूरे वर्ल्ड में उन दोनों देशों में एक कंपटीशन था। कंपटीशन क्या था, आपने गांवों में देखा होगा, अपन सबके गांव है बेटा, कहीं कोई डायरेक्ट शहर का नहीं, कोई सबके गांव है। गांव में देखा सरपंची के चुनाव होते हैं, तो सबकी एक जगह से दूसरे से लड़ाई हो जाती है, तो बड़ी पार्टियां आपस में नहीं लड़ती, किसी तीसरे से लड़वाती हैं, तू कर ले मैं देखाऊंगा पीछे। यही सिस्टम होता है, यही सिस्टम इस वर्ल्ड में सेम, इंटरनेशनल रिलेशनशिप यही कहते हैं कि वर्ल्ड में भी सेम यही सिस्टम था। सिस्टम क्या था कि अमेरिका और रशिया आपस में सामने फ्रंट पे नहीं आते थे, बैक फुट पे आके लड़ाई करते थे।
ठीक है, एक दूसरे तीसरी जगह पे जाके, ठीक है। तो इन दोनों में कंपटीशन था कि कौन ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, कौन ज्यादा बड़े हथियार बनाएगा। तो दोनों में बहुत बड़ा कंपटीशन था और दोनों कंट्रियां हथियार बनाते थे और दूसरे देशों को बेचते थे और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते थे। इकोनॉमी कब ज्यादा तेजी से चलेगी, जब ज्यादा से ज्यादा बेटा सप्लाई और डिमांड वाला रूल चलता है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड ही तो चलती है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी, और जितनी ज्यादा सप्लाई होगी हमारी जेब में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। और इकोनॉमी किससे चलती है, पैसे से ही चलती है, बिना उसके कुछ नहीं है। लेकिन 1990 में जब रशिया का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, रशिया टूट गया 11 कंट्रीज में, सुना होगा आपने, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और ऐसी करके कुछ निकली है। एमबीबीएस होती है जहाँ से आजकल सबसे ज्यादा लड़के इसी जगह जाते हैं, कजाकिस्तान वजाकिस्तान, दीज आर पार्ट्स ऑफ रशिया। तो रशिया के 11, पहले था यूएसएसआर, पहले था 1990 से पहले था यूएसएसआर। अब यूएसएसआर हट गया, केवल क्या बचा है, रशिया। क्लियर है यहाँ तक? ये जो इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया ना, भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान में, ऐसे रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूट गया। और फिर वर्ल्ड में वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब वर्ल्ड में केवल एक ही शक्ति रही, महाशक्ति, और वो महाशक्ति कौन थी, अमेरिका। जिसको लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर परेशान किया है, चला गया ना वो 5 साल ही रह के, तभी तो चला गया, बेबुद्धि का इंसान। उसको पता नहीं राहुल गांधी है वो, तो पता नहीं कब कब कहाँ क्या बोलना है, उसको पता नहीं। तू अमेरिका का राष्ट्रपति है भाई, तू फाइट लड़ने मत पहुंचे, पंडल उड़ल हुई पहुंच जाएगा ना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो तभी तो उसका कैरियर खत्म हो गया। कैरियर उसी का चलता है जो सिस्टमेटिक तरीके से रहता है, वरना कैरियर खत्म होने में देर भी नहीं लगती, ठीक है। तो क्या हुआ 1990 के बाद वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट हुए, फिर वो हथियारों को लेके नहीं हुए। अमेरिका ने डिफरेंट टाइप की ट्रिटीज बना दी, संधियां बना दी, उन ट्रिटीज पर कंट्रीज के साइन करा लिए, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण संधि थी एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। अर्थात इस ट्रीटी के तहत जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, वो अपनी न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी को किसी दूसरी कंट्री को सप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, मैं क्या कह रहा हूँ? एनपीटी एक ऐसी वो है, ट्रीटी है, एनपीटी, सीटीबीटी, ये टेक्निक, ये ट्रीटी क्या है, इन पे साइन करने होते हैं कंट्रीज के प्रेसिडेंट को। और साइन करने के बाद ये है, जैसे वर्ल्ड में अमेरिका है, अमेरिका किसी को भी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, इंडिया अपनी किसी को भी अपनी न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन चाइना ने चोरी छुपे, देखो एक रूल होता है, रूल ऑफ बैलेंसिंग। हर कंट्री क्या चाहती है कि मैं अपने पड़ोसी से, कंट्री क्या, हमारे घरों में भी यही अड़ोस पड़ोस है कि हम पड़ोसी से क्या रहे हैं, ताकतवर रहे हैं, पड़ोसी पर हमारा डोमिनेंस हो। तो ऐसे ही चाइना चाहता है इंडिया पे डोमिनेंसी। तो चाइना इंडिया पे डोमिनेंसी नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता है, और पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करके इंडिया को डिस्टर्ब करता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी दी, सॉरी चाइना ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी चोरी होके वो कहाँ चली गई बेटा, इसके पास, कोरिया के पास, वो नहीं है मोटा बदमाश बालक, ठीक है ना, उसके पास चली गई, नॉर्थ कोरिया वाले के पास, किम जोंग उनके पास चली गई। और अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है, अब वो खेल करता है। खेल क्या करता है, मिसाइल तान देता है अमेरिका पे, छोड़ना हो तो दबाऊं, ना ना नहीं दबाऊं नहीं, ऐसे खेलता है वो। अमेरिका से कहता है मुझे ये चाहिए, अमेरिका कहता है अरे यार क्यों परेशान कर रहा है, तो दबाऊं, ठीक ठीक ठीक, भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ, ठीक है। अमेरिका उसको सप्लाई कर देता है जो वो डिमांड करता है, इसीलिए। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए ना 1990 के बाद बहुत सारी ट्रीटी हुई। वर्ल्ड में केवल एक इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किए हैं, फिर भी उसको बेटा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एपरेटस जितने भी हैं उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको चलाने के लिए बाहर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम मिलता है। हर कोई कंट्री यूरेनियम भी नहीं खरीद सकती, और हर कोई कंट्री यूरेनियम बेच भी नहीं सकती। वर्ल्ड में 2 बड़े एक्सपोर्टर हैं उसके यूरेनियम के, एक तो कनाडा और एक ऑस्ट्रेलिया। कनाडा अपना यूरेनियम निकालता है, लेकिन उन्हीं को सप्लाई करता है जिन्होंने एनपीटी पे साइन कर रखा है। समझ में आ गई बात? लेकिन इंडिया ने एनपीटी पे साइन नहीं कर रखे, लेकिन फिर भी इंडिया वाले बहुत कैसे हैं, लिबरल हैं हम, हमें 2 4 मार दो, कमर और आकर और दे यार, ठीक है, हमारे सैनिकों का गला काट के ले जाओ, हम कोई एक्शन नहीं लेते। अब थोड़ा जरा मोदी वो हुआ है, वरना मोदी से पहले क्या कंडीशन दिखा नहीं था। तो इस वजह से इंडिया के शांत नेचर की वजह से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमने फर्स्ट अटैक पॉलिसी का नियम किया है कि पहले से किसी पर आक्रमण नहीं किया। फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक पॉलिसी पे साइन कर रखे हैं हमने कि अगर कोई हम पे न्यूक्लियर बम चलाएगा तभी हम उसके ऊपर चलाएंगे, उससे पहले हम कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक? तो इन सब चीजों के होते हुए 1990 के बाद, मैं इस यूनिट का इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ आपको, 1990 के बाद साइंस ने डेवलपमेंट किया मेडिकल में।
ठीक है, आपने देखा होगा लोगों को उस एक टाइम पहले बहुत बीमारियां होती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे पूरे के पूरे। वो एक वो था ना, वो एक्टर था, उसके पूरे मुंह पे चेचक के दाग थे। अरे कौन सा था वो यार, बड़ी भारी सी आवाज है उसकी, वैसे बोलता है। मर गया कुछ टाइम पहले ही, मरा है वो। ओमपुरी, वेरी गुड। ओमपुरी के मुंह पे चेचक के दाग नहीं, पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। प्लेग चला था, ठीक है, जॉन्डिस, सॉरी वो क्या कहते हैं, स्पेनिश फ्लू, इसके अलावा पोलियो। लेटेस्ट ले लो पोलियो, पोलियो का पूरी तरीके से रिडक्शन हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है, पोलियो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मे बी 2011 ने डब्ल्यू ने घोषित कर दिया कि इंडिया में कोई भी पोलियो का पेशेंट नहीं है। ऐसा चक्कर है, कोई 7 या 8 साल तक अगर कोई पेशेंट नहीं आता है तो उसको कम्प्लीटली वो कर दिया जाता है। तो ये सब किसकी देन है? मेडिकल साइंस की। आज कोरोना के लिए वैक्सीन कौन बना रही है? फाइजर बना रही है, सबसे आगे वही चल रही है, फाइजर ही चल रही है। तो आज फाइजर सबसे आगे है। क्यों है? क्योंकि अब किसने डेवलपमेंट किया है? मेडिकल साइंस। अब पहले आदमी का दिमाग किस पे चलता था? एटम बम बनाओ। पहले साइंटिस्ट थे जयकाल टाइप के, ठीक है, जयकाल नहीं आता, शक्तिमान में आता था ना, उस टाइप के थे शैतान साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो आए हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में अपना इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, कि मानव की सभ्यता जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए और वो सुधरे, लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़े। ठीक है, लाइफ स्टाइल का मतलब उनकी जो जीने की एज बढ़े। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे देश आजाद होने के समय जो एवरेज लाइफ थी, एवरेज एज थी, वो कितनी थी? 32 साल, 34 साल। और आज के डेट में एवरेज लाइफ कितनी पहुंच गई? 62 ईयर। तो ये सब किसकी देन है बेटा? मेडिकल साइंस की। जापान, जापान में एज कितनी पहुंच गई है? अबव 80 है वहां पे, वहां पर 80, अबव 80 है एवरेज लाइफ। हर आदमी 80 साल से, औसत आदमी कितने साल से ज्यादा जीता है? 80 साल से। हमारा कितनी? 62 साल। वहां पर 80 साल। तो ये किसकी देन है बेटा? मेडिकल साइंस की देन है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देना, कॉमन सेंस का पूछ रहा हूँ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन मेडिकल साइंस से रिलेटेड पढ़ते हैं, समझ में आ गई बात? आपने जैसे आपकी फर्स्ट थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट का नाम है एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आपने ये नाम सबने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, अगर आप थोड़े भी सोशल हैं तो, एमआरआई। सुना है? नहीं सुना? सबने सुना होगा। तो आपकी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनएमआर पढ़ाएंगे, और एनएमआर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है एमआरआई। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आज की डेट में अगर देखा नहीं है, मतलब वो जो बहुत ज्यादा केयरिंग टाइप के होते हैं गार्जियंस, उनका बच्चा गिर जाए, उसके सिर में थोड़ा सा लग जाए, तो तुरंत उसकी क्या करवा लाते हैं? एमआरआई। पता चला 10 साल बाद पागल हो गया, ठीक है, अब तो ऑप्शन और खत्म हो जाएगा तब तो, ठीक है बेटा। तो वो तुरंत क्या करवा लाते हैं? उसकी एमआरआई। किसी का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हो गई, तो तुरंत घर वाले क्या करवा लाते हैं? उसकी एमआरआई करवा लाते हैं। छुट्टी काटो, कलेज काटो, पता चला 10 साल बाद दिक्कत आएगी, ठीक है, 5 साल बाद पागल हो गया। तो एमआरआई में क्या पूरा पता चल जाता है। क्लियर? एक ऐसी टेक्नोलॉजी, देखो खुद सोचो, कभी अपने मन में इमेजिनेशन लाना, क्या मैं अपने दिमाग को अंदर से देख सकता हूँ क्या बिना मरे? ठीक है, कभी नहीं देख सकता, कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे को जरूर देखा सकता है फाड़ फूड़ के, लेकिन एमआरआई कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से मैं अपने दिमाग को खुद देख रहा हूँ। है तो दिख रहा है, नहीं है तो दिख रहा है। नहीं है तो घर वालों को अपन कह तो सकते, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, घर वालों के पास जाओ, पैसे लो, एमआरआई कराओ, उनको दिखाओ, नहीं है साहब दिमाग ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती जोड़ लगवा रहे हो? चलो, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अपन मेडिकल साइंस से रिलेटेड बात करेंगे फिजिक्स के टर्म में। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, तो फिजिक्स के टर्म में ही बातें करेंगे। दूसरी बड़ी बात ये है, आप मुझे बताओ, जब मुझे कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, सपोज दैट मुझे टाइफाइड हुआ, तो क्या मैं कोरोना का टेस्ट कराने जाऊंगा? मैं किसका टेस्ट कराने जाऊंगा? टाइफाइड का टेस्ट कराने। क्या मैडम? अच्छा, रीजॉइन 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 कर लो भैया। तो क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? तो देखो,